हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई एम अमरनाथानंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कोटा। आई होप सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कंटिन्यूअसली इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे मोटिवेशनल बना रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शॉर्ट आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि साल जो जेई मेन में दो एक्चुअली आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसमें जो सारे आए हैं को भी मैं चैप्टर वाइज जो है सेग्रीगेट करके तो सॉल्व करके आपको दिया हुआ है, और उसका एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, राइट? तो आप उसको भी देख सकते हैं, टी वाई की उसके नाम से है इसी चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से आई विल रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सो दैट कि मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना रहे, सो दैट कि मैं भी आप लोग गाइड करता रहूं और आगे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। और चैनल का जो नाम है जीत विद अन्ना सर, ये जीत हम बिल्कुल लेकर दिखाएं। तो आज इसी सीरीज़ में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं, और कॉम्बिनेटोरिक्स का जो लास्ट टॉपिक होता है दैट इज़ डिरेंजमेंट। तो हम लोग डिरेंजमेंट के बारे में सुने हुए होते हैं, हमने डिरेंजमेंट का फॉर्मूला देखा हुआ होता है, बहुत सारे बच्चों ने उसका प्रूफ भी देखा होता है, बहुत सारे बच्चों ने भी देखा होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि डिरेंजमेंट के इस प्रूफ को एक नई तरीके से दें, ताकि एक पर्सपेक्टिव आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से हम चीज़ों को और सोच सकते हैं, राइट? तो हम लोग डिरेंजमेंट के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिरेंजमेंट। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी मैं थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ कि व्हाट इज़ डिरेंजमेंट। तो सिंपल सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं। जैसे आपने अरेंजमेंट वर्ड सुना हुआ होता है, कॉम्बिनेटोरिक्स करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, तो बार-बार ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज़ कैन बी अरेंज्ड, हाउ मेनी वेज़ इट कैन बी डन। यानी बेसिकली वो अरेंजमेंट पूछता है, या फिर इन हाउ मेनी वेज़ इट कैन बी सेलेक्टेड, मतलब कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है उसके बारे में बात होती है। क्या क्या? अब बोलोगे सर फिर डिरेंजमेंट क्या है? डिरेंजमेंट का कहाँ से आ गया? देखो, डिरेंजमेंट को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि देयर इज़ अ सर्टेन सिनेमा हॉल। आजकल आप देख रहे होंगे कि सिनेमा हॉल्स भी कोविड के चक्कर में बंद हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक सिनेमा हॉल है जो अभी चल रहा है, लेकिन कर रहा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है आपके पास जो देखने वाले लोग हो सकते हैं एक सिनेमा हॉल में 5 हैं। या फिर आप सोच सकते हैं कि कोई भी एक रीसेंट बहुत खतरनाक आपको पता है परफ़ॉर्मेंस, वहाँ देखने ही लोग कम गए हैं, ठीक है? या फिर यूँ सोच लो सोशल डिस्टेंसिंग 5 लोग ही गए, और पाँचों लोग जो गए ना, सबने मेरे तक चश्मे पहन रखे। तो पाँचों के पाँचों लोग मूवी देखने गए, और पाँचों के पाँचों लोग रखे हैं, ठीक है? अब उसमें जो मूवी है वो 3D मूवी है। 3D मूवी के लिए तो अलग से चश्मे आते हैं भाई, वो तो थिएटर वाले ही देंगे। तो क्या किया कि थिएटर के आगे एक बंदे ने काउंटर पे ही उन पाँचों के चश्मे जो हैं जब्त कर लिए भाई। जब्त कर लिए मतलब रख लिए, जब्त कर लिए मतलब छीन नहीं लिए, तब रख लिए। और उसके बाद फिर उनको बोला कि भाई जाइए, मूवी देखने के बाद आए पाँचों के पाँच, और मूवी देखने के बाद आने के बाद उनको बोला कि भाई चश्मे दो। तो उस बंदे ने क्या किया कि भाई पाँचों को चश्मे दिए, लेकिन इस तरीके से दिए कि किसी को अपना वाला चश्मा, कि सबका खुद का चश्मा होगा, ठीक है ना? तो ऐसा दिया कि मतलब पाँचों में से किसी को भी खुद वाला चश्मा नहीं मिला, जो वो पहन के आया था। इसको हम लोग कह सकते हैं डिरेंजमेंट, किसका? पाँचों चश्मा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ नाउ डिरेंजमेंट। तो मेरे ख्याल से ये एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको समझ और भी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी तो ख़ैर ऐसा ज़माना नहीं है। अब तो व्हाट्सऐप है, फ़ेसबुक है, मैसेंजर है, ठीक है ना? एसएमएस हैं, इससे काम चल जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में लोग पत्र लिखते थे, मतलब लेटर्स, ठीक है ना? और उसको एनवेलप्स में डाल के पोस्ट भी करते थे। तो अब क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि बच्चा है, वो बाहर रह रहा है, घर पे नहीं रह रहा है, और उसने 4-5 लेटर्स लिखे हैं, ठीक है? और 4-5 लेटर्स लिखे हैं, तो एक मान लो कि पिताजी के लिए लिखा है, एक नाना जी के लिए लिखा है, ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के लिए भी लिखा है, नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मतलब 4-5 लेटर्स लिख लिया है मान लीजिए उसने। अब क्या होगा कि देखो भाई सबके कंटेंट तो अलग-अलग होंगे, समझ में आएगा, जो फ्रेंड के लिए होगा, पिताजी वाला नहीं होगा, समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि उसने लिफ़ाफ़े में रख दिया, और लिफ़ाफ़े में रख दिया, तो अगर रैंडमली रख देगा तो परेशानी हो सकती है। मान लो कि कहीं का लेटर कहीं और चला जाए, लेने के देने भी पड़ सकते हैं भाई साहब, समझ में आ गया? यानी कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ कि जो भी लिफ़ाफ़े हैं ना, सब एड्रेस्ड हैं। एड्रेस्ड है मतलब कि हर एक लेटर जो उस बच्चे ने लिखा है, वो एक पर्टिकुलर एनवेलप के लिए है,
वो किसी भी एनवेलप में नहीं डाल सकता, मतलब एक एड्रेस्ड एनवेलप की बात हो रही है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई इन लेटर्स को इन लिफाफों में ऐसे डालो, कैसे डालो? इन लेटर्स को इन लिफाफों में ऐसे डालो, कैसे डालो? कि सच दैट कोई भी लेटर, कोई भी खत अपने वाले लिफाफे में, मतलब उसकी कुटाई पक्की होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ वन अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ डीरेंजमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ डीरेंजमेंट। एक आध 2 छोटे से एग्ज़ाम्पल्स भी करके देख सकते हैं डीरेंजमेंट पे, सो दैट कि वी कैन ग्रो आवर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो सकता है पॉसिबली डिरेंजमेंट। समझ में आया क्या? तो मेरे ख्याल से हम दो दो एग्जांपल्स देख लेते हैं छोटे छोटे नंबर्स के लिए, और फिर हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, सो दैट कि हम लोग समझ पाएँ कि क्या है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, राइट? मेरे ख्याल से मैंने इस पे लिख के भी रखा हुआ है डिरेंजमेंट, ठीक है? तो मान लो कि छोटे से चलते हैं, मान लीजिए कि 2 एनवेलप्स हैं, सॉरी 2 लिफाफे, 2 लेटर्स हैं और 2 एनवेलप्स हैं। तो अब इन लेटर, ये एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं। किस तरीके से एनवेलप है? एड्रेस्ड। एड्रेस्ड मतलब कि L1 इज़ मेंट फॉर E1 एंड L2 इज़ मेंट फॉर E2। मतलब ये जो लेटर 1 है वो एनवेलप 1 का है, और लेटर 2 जो है वो एनवेलप 2 का है दोस्त। समझ में आएगा? तो अगर कोई बोले कि इन दोनों लेटर्स को इन दोनों एनवेलप में रखना है ऐसे, कैसे? ऐसे कि कोई भी लेटर अपने वाले एनवेलप में ना जाए। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल थिंकिंग? तो मेरे ख्याल से मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है भाई। अब बोलोगे क्या सर? कि L1 E2 में चला जाए और L2 E, इज़ देयर मोर वे? नो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको D2 से रिप्रेजेंट करूँ तो D2 इज़ गोइंग टू बी 1। यानी 2 चीज़ों को डिरेंज करने का तरीका क्या होगा मेरे दोस्त? एक होगा। 2 चीज़ों को डिरेंज करने का तरीका क्या होगा? एक। क्लियर है कि अगर 2 लेटर्स हैं, 2 एड्रेस्ड एनवेलप्स हैं, इन लेटर्स को इन एनवेलप में ऐसे डालना है कि नन ऑफ द लेटर गोज़ इनटू इट्स ओन एनवेलप। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक ही तरीका हो सकता है, अगर L1 इज़ मेंट फॉर E1, L2 इज़ मेंट फॉर E2, तो L1 वाला E2 में चला जाए, L2 वाला E1 में चला जाए। अब अगर कोई बोलता है कि 3 लेटर्स हैं भाई साहब और 3 एनवेलप्स हैं, कलम चेंज कर दें? हाँ, लेकिन 3 लेटर्स हैं, 3 एनवेलप्स हैं, और उसको इस तरीके से रखिए कि नन ऑफ देम गोज़ इनटू इट्स ओन एनवेलप। तो नन ऑफ देम इट गोज़ इनटू इट्स ओन एनवेलप, तो L1 E2 में जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि L1 E3 में जा सकता है। E1 में तो नहीं जा सकता है ना दोस्तों। हाँ, लेकिन L1 की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो E2 में जा रहा होगा या फिर E3 में जाना जा रहा होगा। दोनों मैंने बना के दिखा दिया। समझ में आ गया? अब क्या है कि L2 के बारे में अगर हम गौर करें तो क्या L2 E1 और E3 दोनों में जा सकते हैं? आंसर इज नो। L2 E1 में भी जा सकता है, E3 में जा सकता है, L2 तो E2 में नहीं जा सकता था ना भाई। बात आपकी सही। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि अगर L2 को आपने E1 में खींच लिया तो L3 तो E3 में चला जाएगा ना। हम क्या करने वाले थे? हम तीनों लेटर्स को तीनों एनवेलप में ऐसे डालने वाले थे कि नन ऑफ द लेटर गोज इनटू इट्स ओन एनवेलप। तो क्या हम L2 को E1 में डाल सकते हैं? नो सर। हाँ, L2 को तो कतई भी E1 में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि L2 को E1 में डालते ही L3 के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको E3 में जाना पड़ेगा, जो कि सही तरीका है। यानी कि L1 अगर इन केस E2 में गया है, L1 इन केस अगर E2 में गया है, तो L2 के लिए E1 वाला भी खत्म है ऑप्शन। L2 के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, और वो कौन सा ऑप्शन है? E3। और फिर L3 के लिए क्या है? E1। यानी कि जैसे ही मैंने L1 को E2 पे सेट किया, L2 भी सेट हो गया अपने आप एक ही चॉइस से, और L3 भी सेट हो गया। ऐसे ही देखो, L1 को अगर E3 में है तो L2 E2 में तो नहीं जा सकता है, तो L2 बस E1 में जा सकता है, और L3 E2 में जा सकता है। यानी कि इस सिंपल से एग्जांपल से मैंने क्या दिखाया कि अगर 2 चीज़ों का डिरेंजमेंट करना है तो एक तरीका, और अगर 3 चीज़ का डिरेंजमेंट करना है तो मेरे भाई कितने तरीके होंगे? 2 तरीके। 3 चीज़ के डिरेंजमेंट के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। तो मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, इन केस अगर नहीं दिखा हो तो आप देख लीजिए उसको आराम आराम से। तो ये तो भाई सर 3 तक का तो समझ में आ गया। 4 में तो अब लफड़े फँस जाएँगे। 4 में L1 के लिए फिर 3 केस बनाओगे कि भाई E2 में जा रहा है, E3 में जा रहा है, E4 में जा रहा है। फिर उसके बाद जो बचे हुए 3 हैं उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप 4 पे सोचोगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा, अगर इस तरीके से सोचोगे तो।
अब ये नहीं कि सर पैटर्न बन गया 1 2 इसका तो 3 होगा, ना भाई ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? कि L1 सर E2 में जाएगा, फिर L1 E3 में जाएगा, L1 E4 में जाएगा, पहले 3 केस। फिर अब L2 के बारे में सोचोगे कि L2 E1 में जा सकता है, L2 E3 में जा सकता है, L2 E4 में जा सकता है। कोई बोले कि नहीं सर एक ही तरीका होगा, नहीं इसमें नहीं आएगा। जैसे L2 अगर E1 में जाता है तो L3 E4 में जाएगा, L4 E3 में जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि L2 E1 में नहीं गया, L2 E3 में गया, तो अभी भी L3 के पास चॉइस है कि L3 E4 में जाए, L4 E1 में जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि अभी यहाँ पे ज्यादा केसेस बनने लग गए। अब यही चीज 4 की जगह मैं 5 पे करूं तो बिल्कुल अपन फैल जाएंगे। समझ में आएगा? और अगर कोई n के लिए पूछ दे तो भाई हम हाथ जोड़ देंगे। समझ में आएगा? तो एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आज हम इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से नहीं सॉल्व करें, आज हम इसको रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन मतलब एन में कोई फॉर्मूला हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। अब बोलोगे क्या करने वाले हो सर, तो सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर कोशिश कीजिएगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने n लेटर्स ले लिए। अब बोलोगे सर 3 से सीधा n पे चलते हैं, देखते हैं। मान लें कि n लेटर्स ले लिए, L1 L2 L3 L4 टिल Ln। अब हम लोग बोल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोगों ने n एनवेलप्स भी पकड़ लिए, E1 E2 E3 E4 E5 एंड सो ऑन टिल En। ठीक है। अब इन n लेटर्स को n एनवेलप में डालना है और इस तरीके से डालना है कि नन ऑफ देम गोज इनटू इट्स ओन एनवेलप। नन ऑफ देम गोज इनटू इट्स ओन एनवेलप। समझ में आ रही बात? तो आप बोलोगे सर कैसे कैसे करोगे? तो सुनना, हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया कि जितने भी तरीके होंगे उसको हमने बोल दिया डीएन। जैसे हम लोग बोला कि दो चीजों का डिरेंजमेंट D2 से दिखा दिया मैंने। अभी हम लोगों ने पास्ट में दो रिजल्ट निकाल लिए थे, D2 इज 1 एंड D3 इज 2। अभी देखा था ना? क्या लगा कि दो चीजों के डिरेंजमेंट के तरीके एक और तीन चीजों के डिरेंजमेंट के तरीके कितने हो गए? दो। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एन चीजों के डिरेंजमेंट के तरीके कितने मान लिए दोस्त? एन। तो दैट सॉरी डीएन। तो मान लो एन चीजों का डिरेंजमेंट का तरीका डीएन। अगर कोई बोले n-1 चीजों के डिरेंजमेंट का तरीका, तो आप dn-1। dn-1 मतलब इस तरीके से। अगर कोई पूछे n-2 चीजों का डिरेंजमेंट का तरीका, तो हम बोल देंगे dn-2। समझ में आएगा? तो इस तरीके से हम अब इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से देखते रहिएगा कि क्या होने वाला है। तो हम लोग बोले n चीजों का डिरेंजमेंट dn हो गया, इसको मैं दूसरी तरीके से लिखूँ और फिर दोनों को इक्वेट कर दूंगा। मतलब अब हम n ही चीजों को डिरेंज कर रहे हैं, बट एक अजम्पशन के साथ कि dn मान लिया, लेट द नंबर ऑफ वेज बी dn। इसी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे अभी। समझ में आ गया? अब हम लोगों ने क्या कहा कि मान लीजिए कि n चीजों का डिरेंजमेंट तो हो गया dn। अब हम एक और तरीके से निकालेंगे। जैसे देखना, अब इसमें कोई भी लेटर पकड़ लो। समझ में आया? सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टेक एनी लेटर। ये सब लेटर ही है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कि L1 को हम लोग देखते हैं, तो देखो ध्यान से, अगर L1 के बारे में बात करें तो L1 के पास सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है कि E1 में नहीं जाएगा। तो L1 के पास कुल कितने ऑप्शन है मेरे दोस्त? L1 के पास सर n-1 ऑप्शन। वेरी गुड। तो L1 के पास अगर n-1 ऑप्शन है तो देखो उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन लेगा वो। तो मैं पहले n-1 लिख दे रहा हूँ, सुनते रहना ध्यान से, अपने आप समझ में आएगा। मान लो कि L1 को आपने भेज दिया सर E2 में। ओके सर, भेज दिया E2 में। तो L1 के पास n-1 ऑप्शन थे, मैंने उसमें से एक में भी रखा है समझाने के हिसाब से, ठीक है ना? L1 I can put in E2, L1 I can put in E3, L1 I can put in E4, L1 I can put in En, right? तो देयर आर टोटल n-1 वेज। जैसे ही मैं L1 को E2 में रख दूंगा, अब हमारे पास कितने लेटर बचे? n-। और कितने एनवेलप्स बचे? देखो E1 E3 E4 En। तो n-1 एनवेलप भी बचे, क्योंकि एक एनवेलप आपका ऑक्युपाइड हो गया एक लेटर से। तो अब इन बचे हुए n-1 लेटर्स को इन n-1 एनवेलप में रखना है। अब मेरे थॉट देखो, मैं सोच कैसे रहा हूं। तो मैंने बोला कि L1 को सबसे पहले तो किसी एक एनवेलप में चिपका देते हैं। आप चाहते तो L1 को E3 में चिपका दे, E1 को छोड़ के किसी में भी रख दीजिए, रैंडमली किसी में भी रख, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो n-1 वेज L1 को रखने के अभी लिखे हैं मैंने, ठीक है ना? अब जैसे हम L2 पे अगर ध्यान रखें, जैसे अगर कोई बोलता है कि सर L1 E3 में जाएगा, तो भी हम L2 पे ध्यान रखेंगे नहीं। L1 अगर E3 में जा रहा हो ना, तो आप L3 को पकड़ लीजिएगा। L1 अगर E4 में जा रहा हो तो आप L4 को पकड़ लीजिएगा। अगर L1 En में जा रहा हो तो Ln को पकड़ लीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब जिसमें भी जाए उसके कोरस्पॉन्डिंग लेटर को पकड़ लीजिए। ये L1 जिस भी एनवेलप में जाए
उसके कोरिस्पॉन्डिंग एनवेलप को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने L1 को अगर E2 में रखा है मेरे भाई, तो मैंने L2 को पकड़ लिया। अब बोलोगे सर L2 के साथ क्या करने वाले हो, सुनना ध्यान से। L2 के पास देखो दो बातें, L2 E2 में तो नहीं जाएगा, ये बात नहीं है, ये सही है। L2 E2 में तो नहीं जाएगा, L2 E2 में जगह भी कहाँ है सर, कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो L2 के पास दो ऑप्शन है, L2 कैन गो इन ईदर E1 और इट मे नॉट गो इन, और तो क्या ऑप्शन होगा। L2 के पास भी तो E1 से लेकर En तक में सारे ऑप्शन है एक्सेप्ट E2, E2 में तो ऐसे भी नहीं जा सकता है। तो L2 के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो E1 में जाएगा या तो E1 में नहीं जाएगा। तो मान लिया कि L2 E1 में चला गया, तो अगर L2 E1 में चला गया मेरे भाई, तो अब कितने लेटर्स को डिरेंज करना है। पहले क्या कि देर आर नाउ n-2 letters and there are now n-2 envelopes, so the number of derangement will be n-2 letters का derangement, that is dn-2। फिर से एक बार सुन लेंगे ध्यान से। L1 को हमने पहले बोला कि E1 को छोड़ के जो n-1 एनवेलप्स है किसी एक में भेज दिया मैंने। अब हमने क्या किया कि L2 को पकड़ लिया, मतलब सॉरी L1 को n-1 बीज में भेज दिया, तो n-1 बाहर लिख दिया। अब मान लो कि L1 को मैंने रैंडमली बोल दिया E2 में चला गया, जान दो ना, क्या दिक्कत है, पकड़ के रखें कब तक। तो E2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो लेटर है, अब उसको L2 को पकड़ लिया, तो L2 या तो E1 में जाएगा या E1 में नहीं जाएगा, दो केसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एडिशन रूल लगेगा, नहीं यहाँ एडिशन रूल लगेगा ना, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि L2 E1 में जाए तो ही बचेगा, डिरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमारा पूरा काम हो रहा है, और L2 E1 में नहीं जाए तो फिर भी हम डिरेंजमेंट करेंगे। अभी सुनना ध्यान से। तो L2 मान लो E1 में चला गया, तो हमारे पास कितनी चीजों का डिरेंजमेंट बचा, n-2 लिख दिया, कितने थे dn-2 प्लस दूसरा केस, ये एडिशन रूल लगा है, समझ में आ गया, प्लस दूसरा केस कि L2 E1 में नहीं जाएगा। अब ये है पॉइंट सोचने वाला कि अगर भाई L2 E1 में नहीं गया तो फिर कितनी तरीके से हम डिरेंजमेंट कर सकते हैं। जो बच्चा ये सोचेगा, क्रैक करेगा, उसको मजा आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने बोला क्या कि L2 E1 में जाएगा, ये पहला केस था, और अब हमारे पास दूसरा केस है कि L2 E1 में नहीं जाएगा। तो अब ये तुम लोग सोचो, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब सोच के आओ तो फिर करेक्टली एनालाइज करना है, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडमली सोचा, कोई थॉट पकड़ लिया, नहीं। तो इसलिए अच्छे से सोच के उसको लिखो कि कितनी तरीके से डिरेंजमेंट होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पॉज करके देखिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि L2 जो है वो E1 में जाएगा, तो बचे हुए n-2 का डिरेंजमेंट हो गया। L2 मान लो E1 में नहीं जाएगा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नाउ द डिरेंजमेंट इज ऑफ n-। अब बोलोगे सर ये क्या है, सिंपल है भाई। देखो L3 E3 में नहीं जा रहा है, L4 E4 में नहीं जा रहा है, Ln En में नहीं जा रहा, इनके लिए तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है। इसके लिए भी तो रेस्ट्रिक्शन आ गया ना कि L2 E1 में नहीं जाएगा। अब इसको बहुरूपिया बना लो आप सोचो ना, एक रिस्ट्रिक्शन ही तो है कि हमने बोला कि L2 भी E1 में नहीं जाएगा, L2 E1 में गया तो dn-2 चीजों का n-2 चीजों का डिरेंजमेंट। अब हम लोग बोल रहे हैं कि L2 से Ln तक के जो लेटर्स हैं उनको इन एनवेलप्स में डालना है, E1 E3 E4 En एक्सेप्ट E2, क्योंकि E2 में L1 आ चुका है। तो हम लोग बोले क्या कि एक्चुअली तो आप देखो, अब यहाँ पे L2 के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है कि L2 E1 में नहीं जा सकता है, तो फिर से वही n-1 चीजों का ही डिरेंजमेंट होगा ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकर्शन फॉर्मूला। इसको ही को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, रिकर्शन फॉर्मूला। अब बोलोगे सर इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखिएगा तो आपको मैथ्स के जो कहते हैं ना कैलकुलेशंस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो देखते हैं दोस्त, तो दिस इज dn। अब मैंने क्या कहा कि ये जो इधर राइट हैंड साइड का जो मसाला है, इसमें एक n इंटू dn-1 आएगा। आप इसको थोड़ा सा लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिएगा तो देखिएगा एक टर्म बनेगा n-1 dn-2 और प्लस बनेगा n-1 dn-1। n-1 दोनों से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि पहले हमने लेटर 1 को E1 को छोड़ के किसी एक में डाला है, ठीक है ना, और उसी में ये दोनों चीजें हुई हैं, ठीक है ना, इसलिए n-1 मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा चलिए, तो हम लोग बोले कि dn सही है क्या, dn देखना, और यहाँ n dn-1 जो राइट हैंड साइड है ना उसको लेफ्ट में ले आओ। और राइट हैंड साइड क्या बचा, n-1 dn-2, और ये n dn-1 जा चुका है तो माइनस dn-1। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाले साइड को अपन कुछ मान रहे हैं। अब बोलोगे सर क्या मानोगे, an मान ले रहे हैं। an इक्वल टू हमने क्या मान लिया, dn माइनस n dn-1।
तो अगर कोई पूछे कि सर अगर ये ए एन है, सुनिएगा ध्यान से, तो ए एन माइनस वन क्या होगा? ए एन माइनस वन होगा मेरे भाई डी एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन डी एन माइनस टू। देखो आप, तो अगर मैं अब बोलूं कि इस बिहाफ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एन है, और ये देखना ध्यान से, और इसको ध्यान से देखो, फील आया कुछ? ये डी एन माइनस वन बाद में आ रहा है और एन माइनस वन डी एन माइनस टू पहले आ रहा थी, यानी ये हो गया ए एन माइनस वन विथ अ नेगेटिव साइन। ध्यान से देख लेना कॉपी में अपने यहाँ। तो ये ए एन इक्वल टू माइनस ए एन माइनस वन हो गया। अच्छा, अभी हमने दो डेटा निकाला हुआ था क्या? एक तो निकाला हुआ था डी टू वॉज वन, और एक निकाला हुआ था डी थ्री वॉज टू। तीन चीजों का डिरेंजमेंट अभी निकाला थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से क्या ए थ्री निकल सकता है क्या जनाब? यस, ए थ्री निकल सकता है। दिस इज डी थ्री माइनस थ्री टाइम्स डी टू। What is D3? D3 I can see is 2. And what is 3? 3. And what is D2? 1. तो 2 minus 3 that is, तो यानी A3 आ गया दोस्तों माइनस वन। अब यहाँ से आपको मजा आने वाला है। अब बोलोगे क्या मजा आएगा सर? तो देखिए A3 अगर माइनस वन है तो यहाँ से A4 निकालो, N को 4 रखो, दिस इज माइनस A3, और ये माइनस वन है तो A4 वन हो गया। अब जैसे A5 निकालो आप, चलो A5 क्या हो गया? इसी रूल से, इसी रिकर्शन से A5 हो गया, बार बार N की वैल्यू उसी में रख रहे हैं, माइनस A4, यानी ये माइनस वन हो गया। यानी दिख रहा ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, और जब ऑड है तो माइनस वन आ रहा है, और इवन है तो वन आ रहा है। तो यानी अगर मेरे से कोई पूछे कि सर ए एन क्या लिख सकते हो, तो मैं बोल दूं क्या थोड़ी देर के लिए कि ए एन को अपन माइनस वन की पावर एन लिख सकते हैं? तो आंसर इज ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वन की पावर एन की। देखो अब निकालो ए थ्री ए फोर प्लस ए फाइव माइनस चलता जाएगा, और ए एन है क्या ये? तो थोड़ा सा तो रिकर्सन सॉल्व हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें तो डीएन के लिए चाहिए भैया। तो आप देखना डी एन माइनस एन डी एन माइनस वन इज ए एन, एंड ए एन इज माइनस वन की पावर एन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर ये कैसा है? तो यहाँ एन देखकर फील आ रहा है कि हम एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसके आगे वही कटने वाला सीरीज बनेगा। तो यहाँ देखना, चाहो तो इसको इधर लिख लो, तो डी एन अपॉन एन फैक्टोरियल अलग अलग लिख कर रहा हूँ, माइनस, देखना इसमें अगर एन फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे एक तो आएगा, और एक इसके नीचे एन फैक्टोरियल आएगा, तो ऊपर एन है तो डी एन माइनस वन, और ऊपर एन था नीचे एन फैक्टोरियल था, तो इधर क्या आएगा भाई मेरे? एन माइनस वन, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन अपॉन एन। तो देख रहा है, फील आ गया कि ये कैंसिलेशन होने वाला है, कटने वाला है, समझ में आएगा सीरीज। मान लो कि एन की वैल्यू रखनी चालू करते हैं, जैसे एन इक्वल टू थ्री रखो, फोर रखो, और कहाँ तक रखो? एन तक रखो। तो एन इक्वल टू थ्री रखोगे तो डी टू अपॉन, सॉरी, डी थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस डी टू अपॉन टू, और राइट हैंड साइड में देखना माइनस वन का क्यूब दैट इज माइनस वन अपॉन थ्री। फिर आप n की वैल्यू फोर रखोगे तो डी फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख के काट के देख लीजिएगा, डी थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये दिख रहा है कैंसलेशन चालू हो चुका है। और n तक जाओगे मेरे भाई, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि डी एन अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस डी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। और यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, दिस इज वन बाई फोर फैक्टर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस वन की पावर एन अपॉन एन। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो अब काटने के लिए कलम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? ये डी थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, डी थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये अगले वाले के साथ, ये पिछले वाले के साथ, सब कट जाएगा। अब इनका सम देखिएगा, इधर की साइड आएगा डी एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और डी टू अभी निकाला था, दो चीज़ों का डिरेंजमेंट वन आया था, तो माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये बचेगा ना, और ये बचेगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल। और आपको फील आ गया ना कि आ गया है? यही फॉर्मूला हमने सीखा होगा एन चीज़ों के डिरेंजमेंट के लिए, वन बाई टू फैक्टोरियल को उधर ले जाओ, तो डी एन क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्ट लिख दूं क्या? एन फैक्टोरियल इंटू, जैसे पहले इसको ले जाना इधर, और फिर एन फैक्टोरियल से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दिस इज हाउ दिस
डिरेंजमेंट फॉर n थिंग्स कैन बी प्रूवन। तो ये फॉर्मूला हो गया n चीजों के डिरेंजमेंट का मेरे भाई, ठीक है। हैंस प्रूफ लिख दूंगे। चलिए, तो ये आपने देखा भी होगा कि अगर आपने कॉम्बिनेटोरिक्स करा होगा तो दिस यू मस्ट हैव सीन। तो ये फॉर्मूला n चीजों के डिरेंजमेंट का हो जाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है और बहुत इजी भी आपको समझ में, इजीली भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि n चीज़ों का डिरेंजमेंट या डिरेंजमेंट कैसे हो सकता है। इसमें बहुत सारे सवाल भी आते होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपकी क्लास नोट्स में कुछ सवाल ऐसे हैं तो आप डेफिनेटली नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से अब आगे और भी इस तरह के भी वीडियो जो भी आपको लगता है कॉन्सेप्ट वो मैं करके दिखाऊंगा, और आगे चलता जाएगा ये सफ़र इसी तरीके से हम लोगों के बीच में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपन शेयर करने की कोशिश करें, अगर थोड़ा भी आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। और अटेंडेंस लगाना ना भूलें, समझ में आएगा। और डेफिनेटली 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 अगर कुछ आपको लगता हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट भी कर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड